20 नवंबर 2020। पिछले कुछ दिनों में अदालत से जो और जिस तरह के फैसले आए हैं, जिस तरह से अदालत कानून, पीड़ित या न्याय की जगह मोदी सरकार की तरफ बेतरह झुकने लगी है, मशहूर पत्रकार प्रताप भानु मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इस पर एक बेहद जरूरी टिप्पणी की है, जो पूरे मामले को बिल्कुल ठीक से देखने की नजर देती है। उनकी ये बात हर उस इंसान के लिए जाननी जरूरी है जो लोकतंत्र को बनाने और उसे मानवता की उस ऊंचाई पर ले जाने का सपना देखता है जहां पहुंचने के लिए इंसान ने कभी लोकतंत्र का सपना देखा था, लोकतंत्र का आविष्कार किया था। आगे सुनिए प्रताप भानु मेहता की पूरी बात। राजनीति शास्त्र की भाषा में एक बात कही जाती है, लोकतांत्रिक बर्बरता। लोकतांत्रिक बर्बरता अमूमन न्यायिक बर्बरता से पलती है। बर्बरता शब्द के कई अवयव हैं। पहला है न्यायपालिका से जुड़े निर्णयों में मनमानी का बहुत अधिक देखा जाना। कानून के इस्तेमाल में जजों की निजी इच्छा या सनक इतनी हावी हो जाती है कि नियम कानून या संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। कानून उत्पीड़न का औजार बन जाता है या अधिक से अधिक ये उत्पीड़न को बढ़ावा देता है, उसमें मदद करता है। मोटे तौर पर इसमें यह होता है कि नागरिक अधिकारों और असहमति रखने वालों की सुरक्षा ठीक से नहीं हो पाती है और राज्य की सत्ता का सम्मान खासकर संवैधानिक मामलों में बहुत ही बढ़ जाता है। अदालत अपने ही प्रति काफी चिंतित हो उठती है और वो किसी डरे हुए सम्राट की तरह हो जाती है। उसकी गंभीर आलोचना नहीं की जा सकती है, उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है। उसकी भव्यता उसकी विश्वसनीयता से नहीं बल्कि अवमानना के उसके अधिकार से चलती है और अंत में ज्यादा गंभीर अर्थों में बर्बरता होती है। ऐसा तब होता है जब राज्य अपनी ही जनता के एक वर्ग के साथ जनता के शत्रु की तरह व्यवहार करने लगता है। राजनीति का उद्देश्य सबके लिए बराबर का न्याय नहीं रह जाता है। इसका मकसद राजनीति को पीड़ित और उत्पीड़क के खेल में बदल देना होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि आपका पक्ष जीत जाए। और ये परिघटना सिर्फ कुछ जजों और कुछ मामलों तक ही सीमित नहीं है। अब ये व्यवस्थागत परिघटना है और इसकी गहरी संस्थागत जड़ें हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय रुझान का हिस्सा है और इस तरह की घटना तुर्की, पोलैंड और हंगरी में देखी जा सकती है, जहां न्यायपालिका ने लोकतांत्रिक बर्बरता की मदद की है। निश्चित तौर पर सारे जज इसके सामने घुटने नहीं टेक रहे हैं। व्यवस्था के अंदर ही प्रतिरोध जहां तहां अब भी है। बीच बीच में स्वतंत्रता के सिद्धांतों की महानता के उदाहरण भी आएंगे। बीच बीच में योग्यवादियों को राहत भी दी जाएगी ताकि इस संस्थान के ऊपर सम्मान का एक महीन आवरण चढ़ा रहे। लेकिन दूसरी ओर रोजमर्रा के कामकाज में ये और सड़ता ही जाएगा। तो न्यायिक बर्बरता के क्या लक्षण हैं? अदालत ने उन मामलों की सुनवाई समय पर करने से इनकार कर दिया जो लोकतंत्र की संस्थागत प्रतिबद्धता के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला। ये अब किसी से छुपा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या कई हाई कोर्ट में जमानत देने या उससे इनकार करने के मामले में नए स्तर की मनमानी होने लगी है। जैसा कि मुकदमे का सामना कर रहे किसी भी आदमी को पता होता है, भारतीय न्याय व्यवस्था में न्याय का सामना करना कुछ हद तक भाग्य पर निर्भर करता है। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मौजूदा समय बदला हुआ है। सुधा भारद्वाज जैसे देशभक्त या आनंद तेलतुंबड़े जैसे चिंतकों को जमानत देने से इनकार किया जा रहा है। उमर खालिद को अपनी कोठरी से बाहर निकलने की थोड़ी राहत दी गई, लेकिन सीएए विरोधी दूसरे कई छात्रों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। पार्किंसंस डिजीज से जूझ रहे 80 साल के एक बुजुर्ग को अदालत ने स्ट्रॉ तक नहीं दी और अदालत इसकी सुनवाई समय आने पर करेगी कि उन्हें स्ट्रॉ दी जाए कि ना दी जाए। क्रूरता का इससे अधिक प्रदर्शन कोई सोच नहीं सकता है।
सैकड़ों कश्मीरियों को बंदी प्रत्यक्षीकरण से राहत देने से इनकार कर दिया गया। ये सभी संस्थागत अकुशलता की वजह से न्यायिक प्रक्रिया के चूकने के अलग थलग उदाहरण नहीं है। ये सीधे तौर पर उस राजनीति के नतीजे हैं जो विरोध, असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य के संभावित शत्रु के लिहाज से देखते हैं। इसे अब न्यायपालिका से मदद मिलने लगी है और ये कहना होगा कि इसे अलग अलग राज्यों में वहां की राजनीतिक व्यवस्था के मुताबिक दोहराया जा सकता है। जो चुनिंदा नागरिक स्वतंत्रता के मामले के रूप में शुरू हुआ, वो आगे चलकर राज्य का बुनियादी सिद्धांत बन सकता है। अब जबकि एक के बाद एक राज्य लव जिहाद से जुड़ा कानून लाने पर विचार कर रहे हैं, जो कि एक कपटपूर्ण और मूर्खता से भरा सांप्रदायिक फैसला है, आप देखें कि किस तरह न्यायपालिका स्वतंत्रता पर नवीनतम हमले को कानूनी रूप देने में मदद करती है। हम उस चरण को पार कर चुके हैं जहां अदालत की खामियों को संस्थागत सुधार की भाषा में छुपाया जा सके। जो हो रहा है वो है लोकतांत्रिक बर्बरता को न्यायिक भाषा देना। सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी को जमानत देकर बिल्कुल ठीक किया। इसने अंत में उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्रकार की गिरफ्तारी पर नोटिस जारी किया, लेकिन जस्टिस S.A. बोबडे के हस्तक्षेप करने से और ये कहने से कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 को निरुत्साहित करता है, सारे भेद खुल गए। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के उन गौरवों में से एक है जो लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। सिर्फ आपातकाल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। इस अनुच्छेद को निरुत्साहित करना हमारे समय का बिल्कुल सही रूपक है। हम औपचारिक आपातकाल की घोषणा नहीं करना चाहते, पर जरूरत पड़ने पर हम उसके जैसा ही व्यवहार कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 पर रोक लगाने के बदले उसे इस्तेमाल के लिए निरुत्साहित किया जाए। इसके खिलाफ संघर्ष आसान नहीं है। लोकतांत्रिक बर्बरता जहां हर चीज को सार्वजनिक हित नहीं, पक्षधरता के चश्मे से देखा जाए, न्यायपालिका के आकलन को आंशिक रूप से प्रभावित किया है। इसलिए सार्वजनिक बहस न्यायपालिका के हमारे पीड़ित बनाम तुम्हारे पीड़ित में उलझकर रह गया है और इस वजह से कानून के राज पर आम सहमति नहीं बनती है। विडंबना ये है कि हर मामले में हस्तक्षेप करके पंचायत करने की जो कानूनी सक्रियता है, उससे इस न्यायिक विशासकता को वैधता मिलती है, उससे इस न्यायिक जहर को वैधता मिलती है। ये चलन अभी भी है। उदाहरण के लिए सेंट्रल विस्टा परियोजना पर आपकी एक राय हो ही सकती है, लेकिन इस वजह से अदालत उस पर विचार करे, ये तो कोई बात नहीं हुई। अदालत से छोटी मोटी नीतिगत जीत हासिल करने के लिए हम संवैधानिक नीतियों और सिद्धांतों में इसकी खामियों को वैधता प्रदान करते हैं। और तीसरी बात, अदालत में एक संस्कृति है। दुष्यंत दवे, गौतम भाटिया, श्रीराम पांचू जैसे लोग हैं, पर इस तरह का काम अभी भी गंभीर पेशेवर गतिविधि में तब्दील नहीं हुआ है। वरिष्ठ वकीलों और जजों का ये न्यायपालिका की भव्यता को लेकर सोच अभी भी वैसी ही है। ये न्यायिक बर्बरता के अनुकूल है। ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर अभद्र तरीके से कही गई बात हो सकती है, लेकिन जब आप बुनियादी कानून वाली न्यायपालिका के संकेत देखते हैं तो आम नागरिकों के लिए भद्रता का कोई विकल्प नहीं बचता है।